नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोक हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के चौहान वंश के बारे में और इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। ये इसका नेक्स्ट या सेकंड पार्ट है। तो मित्रों, यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख सकते हो। ये हम स्कूल लेक्चरर का जो फर्स्ट पेपर है, यानी RPSC में फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है स्कूल लेक्चरर का, उस फर्स्ट पेपर का ये टॉपिक है, हम ले रहे हैं और क्रम से चल रहे हैं। तो मित्रों, बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 51 नंबर कि किस चौहान शासक को जालोर के शासक कीर्तिपाल चौहान ने पराजित किया था? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय। यानी कौन चौहान शासक था जिसको कीर्तिपाल चौहान ने पराजित किया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने प्रारंभ में कीर्तिपाल चौहान को पराजित किया था, लेकिन बाद में कीर्तिपाल ने अपनी शक्ति संगठित कर पृथ्वीराज को हराया था। ये जूनियर अकाउंटेंट 2015 में प्रश्न पूछा गया था। मित्रों याद रखना कि ये जो मैं क्वेश्चन शामिल कर रहा हूँ ये RPSC के ओल्ड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है। मित्रों आगे हमारा क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज चौहान का तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का अंतिम युद्ध था, जिसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। ये RPSC फर्स्ट ग्रेड 2011 में प्रश्न पूछा गया था। मित्रों किस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों बंदी बनने के बाद भी अजमेर के कुछ समय तक शासन करते रहे? यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो जानकारी देता है कि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, फिर भी मोहम्मद गौरी ने ना उनको अजमेर का शासन है वो लौटा दिया था कुछ दिन के लिए? तो ताजुल मासिर है। ये ग्रंथ का नाम क्या है? ताजुल मासिर। हसन निजामी द्वारा रचित है ताजुल मासिर। और गौरी के सिक्कों से पता चलता है कि गौरी ने पृथ्वीराज को अपने अधीन शासक बनाकर कुछ समय तक अजमेर में शासन करने दिया था। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ताजुल मासिर किसकी है? हसन निजामी की। तो हसन निजामी की करती है ताजुल मासिर। और ताजुल मासिर में क्या वर्णन है कि पृथ्वीराज को ना यहाँ अजमेर का शासन है मोहम्मद गौरी ने एक बार के लिए सौंप दिया था। मित्रों आगे क्वेश्चन है वह चौहान शासक जिसके समय चौहानों का सोने का समय यानी स्वर्णकाल माना जाता है। यानी चौहान पीरियड में स्वर्णकाल किसे माना जाता है? कौन सा शासक था जिसका टाइम स्वर्णकाल माना जाता है? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के समय चौहानों का शासन का साहित्य, कला, सैन्य विजय के कारण स्वर्णकाल कहलाता है। मित्रों ये स्कूल लेक्चरर 2018 में प्रश्न पूछा गया था। आलाखंड नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? ये आलाखंड है आला और उदल महोबा के युद्ध से संबंधित है। आलाखंड नामक ग्रंथ है ये आला और उदल महोबा का युद्ध से संबंधित है। ये परमर्दी देव के सेनापति थे आला और उदल। तो आलाखंड जगनायक द्वारा रचित है। आलाखंड किसने लिखा है? ये जगनायक ने लिखा है। ये वीर काव्य है जो पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ लड़े गए आला और उदल परमर्दी देव के सेनापति बहादुरी का वर्णन करते हैं। यानी पृथ्वीराज तृतीय के साथ किसका युद्ध हुआ था? परमर्दी देव का। और परमर्दी देव के दो सेनापति थे जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई थी, आला और उदल। इसी पर जगनायक ने रचना लिखी आलाखंड। तो पृथ्वीराज चौहान की छत्री स्मारक कहाँ स्थित है? ये है तराइन हरियाणा में। गलती से हो जाएगा आपका अजमेर। क्या पृथ्वीराज चौहान की छत्री स्मारक कहाँ स्थित है? तराइन हरियाणा में है। मित्रों याद रहेगा पृथ्वीराज चौहान की पराजय और मृत्यु तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हुई थी, इसलिए उनकी छत्री स्मारक तराइन वर्तमान हरियाणा में स्थित है। अजमेर के किस चौहान शासक की पत्नी ने पुष्कर में महाकाल मंदिर यानी शिव मंदिर के लिए सोने का कलश दान किया था? तो यह पृथ्वीराज प्रथम था। यानी अजमेर का कौन सा शासक है जिसकी पत्नी ने पुष्कर में महाकाल मंदिर यानी शिव मंदिर के लिए सोने का कलश दान किया था? तो यह कौन सा शासक था जिसकी पत्नी थी? तो ये थे पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम की पत्नी ने पुष्कर में एक शिव मंदिर महाकाल मंदिर के लिए सोने का कलश दान किया था। RS परी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। मित्रों आगे है चौहानों का वह शासक जिसने अजमेर में जैन धर्म के लिए पार्श्वनाथ मंदिर को सोने का कलश प्रदान किया था? तो अजयराज ने अजमेर में जैन मंदिर यानी पार्श्वनाथ मंदिर के लिए सोने का कलश प्रदान किया था और उनकी धार्मिक सहिष्णुता को ये दर्शाता है।
तो पहला अपन प्रश्न पढ़ करके आए हैं अभी, क्या कि पुष्कर में महाकाल मंदिर में सोने का कलश दान किया था। ये पृथ्वीराज प्रथम की पत्नी थी। जबकि अजमेर में जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर के लिए सोने का कलश दान करने वाले कौन थे? अजय राज थे। कंफ्यूज मत होना। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए दान किसने किया? अजय राज ने। पार्श्वनाथ के लिए किसने किया? अजय राज ने। और ये महाकाल मंदिर के लिए यानी शिव मंदिर के लिए किसने किया? पृथ्वीराज ने। याद रह जाएगा, शिव मंदिर पृथ्वीराज और पार्श्वनाथ मंदिर अजय राज। आगे है चौहानों का वह शासक जिसके समय पृथ्वीराज विजय की रचना हुई थी। तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना है किसके टाइम पीरियड में की थी? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। जयानक ने पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में ही पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। ये सेकंड ग्रेड 2016 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के सेनापति के रूप में भाग लिया था, जिसने बाद में अजमेर पर अधिकार कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। जो अजमेर में संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़ करके 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, जो मोहम्मद गौरी का क्या था? सेनापति था। किस चौहान शासक ने चालुक्य शासक भीम द्वितीय की सेना को पराजित किया था, जिससे दोनों वंशों के बीच पुरानी शत्रुता समाप्त हुई? किस चौहान शासक ने चालुक्य शासक भीम द्वितीय की सेना को पराजित किया था? तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे। यानी चालुक्य शासक भीम द्वितीय को हराने वाले कौन थे? ये थे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने चालुक्य शासक भीम द्वितीय की सेना को पराजित किया था। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच में शांति स्थापित हुई। यह संघर्ष पृथ्वीराज के प्रारंभिक सैन्य अभियानों में से एक था। किस चौहान शासक ने अपने शासनकाल में महोबा, जिसे बुंदेलखंड भी कहते हैं, कि चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित कर महोबा पर अधिकार कर लिया था? तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे। परमर्दी देव और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जो युद्ध हुआ उसे क्या कहते हैं? महोबा का युद्ध कहते हैं या बुंदेलखंड का युद्ध कहते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में प्रसिद्ध तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध में परमर्दी देव को पराजित कर महोबा पर अधिकार कर लिया था। इसी युद्ध में परमर्दी देव के जो सेनापति प्रसिद्ध हुए थे वो थे आला और उदल। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे है पृथ्वीराज चौहान ने अपने किस सेनापति को तराइन के द्वितीय युद्ध में हार के बाद रणथंभौर की जागीर सौंप दी थी? तो ये थे गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान ने किस सेनापति को रणथंभौर की जागीर सौंप दी थी? गोविंदराज को सौंप दी थी। तो तराइन की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को रणथंभौर की जागीर दी थी। अजमेर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ये स्कूल लेक्चरर 2021 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासकों से हांसी हरियाणा का किला छीना था? तो विग्रहराज चतुर्थ। ये कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। चौहान साम्राज्य के विस्तार में विग्रहराज चतुर्थ का महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने तोमर शासकों को पराजित कर दिल्ली के निकट हांसी पर अधिकार कर लिया था। तो तोमरों से हांसी जो हरियाणा में है का किला, हांसी का किला किसने छीना था? ये विग्रहराज चतुर्थ ने छीना था। ये सेकंड ग्रेड 2017 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। आगे है किस चौहान शासक ने अजमेर में लक्ष्मी विलास महल का निर्माण करवाया था? यानी ऐसा कौन सा शासक था जिसने अजमेर में लक्ष्मी विलास महल बनाया था? तो ये थे अर्णोराज। अर्णोराज ने अपनी रानी कांचन देवी जो चालुक्य राजकुमारी थी के लिए अजमेर में लक्ष्मी विलास महल का निर्माण करवाया था। तो अर्णोराज ने अजमेर में लक्ष्मी विलास महल बनवाया था किसके लिए? अपनी रानी कांचन देवी के लिए। यह RS परी 2016 में पूछा गया था। गोविंदराज को रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना के लिए प्रेरित करने वाला कौन था? तो ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। चौहान वंश की स्थापना और गोविंदराज ने कहाँ पर की थी? रणथंभौर में। और गोविंदराज को इसके लिए प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया किसने? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को अजमेर से हटाकर रणथंभौर का सामंत बना दिया था, जहाँ नई चौहान शाखा की स्थापना की। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी के समय
अजमेर में चौहानों का अंतिम शासक कौन था? तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे। यानी पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध लड़े थे। एक तो था 1191 में और दूसरा था 1192 में। तो पृथ्वीराज तृतीय अजमेर की चौहान सत्ता के अंतिम संप्रभु शासक थे। उनकी हार के बाद ही अजमेर पर तुर्कों का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ये स्कूल लेक्चर 2015 में पूछा गया था मित्रों। अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों के सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ थे। अजमेर की स्थापना से पहले की बात है, जब चौहानों के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ थे। विग्रहराज द्वितीय 971 ईस्वी ने चालुक्यों को पराजित कर भनोज पर अधिकार किए, जहां अपनी कुलदेवी आशापुरा माता मंदिर बनवाया था। वह अजमेर की स्थापना से पूर्व सबसे शक्तिशाली शासक थे। कौन थे? विग्रहराज द्वितीय। याद रखना कि अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों के सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? ये है विग्रहराज द्वितीय, ये विग्रहराज सेकंड है। और जिन्होंने क्या किया? अपनी कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? आशापुरा माता। और आशापुरा माता का मंदिर उन्होंने बनवाया था। आगे क्वेश्चन है, वह चौहान शासक जिसकी मृत्यु चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के हाथों हुई थी? तो ये थे सोमेश्वर। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने किसकी हत्या कर दी थी? सोमेश्वर की। सोमेश्वर पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे, की मृत्यु चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ युद्ध में हुई थी। किस चौहान शासक को चक्रवर्ती राजा की उपाधि दी गई थी? तो विग्रहराज चतुर्थ को चक्रवर्ती राजा की उपाधि दी गई थी। जैसे सम्राट अशोक को चक्रवर्ती राजा की उपाधि मिली थी, वैसे ही अजमेर के चौहान वंश में विग्रहराज चतुर्थ को चक्रवर्ती राजा की उपाधि मिली थी। तो विग्रहराज चतुर्थ की विजयों और दिल्ली पर अधिकार के कारण उन्हें चक्रवर्ती राजा की उपाधि दी गई थी। ये जूनियर अकाउंटेंट 2013 में प्रश्न पूछा गया था। अभी आगे है साहित्य, धर्म और स्थापत्य से संबंधित क्वेश्चन। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी सांबर से अजमेर स्थानांतरित करने वाला कौन सा शासक था? तो ये थे अजयराज। पहले चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? सांबर, जयपुर के पास थी, और बाद में स्थानांतरित करके अजमेर को बना दिया। तो अजमेर को राजधानी बनाने वाले कौन थे? ये थे अजयराज। अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी के बाद अजयराज ने ही सांबर के स्थान पर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया था। अजमेर की स्थापना भी अजयराज ने की और अजमेर को राजधानी भी अजयराज ने ही बनाया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद मारे गए थे? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। तो पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध में बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां चंद्रबरदाई की सहायता से उन्होंने गौरी को मारा और स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हो गए। अंगुल अष्ट प्रमाण वाली बात है ना, वो इसी पृथ्वीराज रासो में है। चौहानों की कुल देवी किसे माना जाता है? तो चौहानों की कुल देवी माना जाता है आशापुरा माता को। आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी है। उनके मंदिरों का निर्माण विभिन्न चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। जैसे विग्रहराज द्वितीय द्वारा भड़ोच में किस चौहान शासक के सिक्कों पर सोमल देवी नाम उत्कीर्ण मिलता है? तो अजयराज यानी सोमल देवी। अजयराज ने अपनी रानी सोमल देवी के नाम पर सिक्के जारी किए थे, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वे उन्हें बहुत सम्मान देते थे, इसलिए तो सिक्कों पर नाम अंकित करवाया था। तो अजयराज की पत्नी थी सोमल देवी, जिन सोमल देवी के हैं वो सिक्कों पर नाम मिलते हैं। चौहानों के इतिहास में हर्षनाथ लेख का संबंध किस शासक से है? विग्रहराज द्वितीय से है। हर्षनाथ लेख विग्रहराज द्वितीय के समय हर्षनाथ लेख जो कि 973 ईस्वी का है, चौहानों के प्रारंभिक इतिहास और उनके सैन्य अभियानों की जानकारी देता है। ये स्कूल लेक्चरर 2019 में पूछा गया था मित्रों। क्या हर्षनाथ लेख का संबंध है? ये है विग्रहराज द्वितीय से। किसके बारे में जानकारी देता है? विग्रहराज द्वितीय और चौहानों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी देता है हर्षनाथ लेख या शिलालेख। किस चौहान शासक के शासनकाल में पहली बार महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की गई थी? तो ये थे पृथ्वीराज प्रथम। महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां
चौहान शासकों में सबसे पहले धारण करने वाले कौन थे? तो ये थे पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम 1090 ईस्वी में पहला चौहान शासक था जिसने अपनी संप्रभुता दिखाने के लिए परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। ये सेकंड ग्रेड टीचर 2020 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। किस चौहान शासक ने 700 चालुक्यों को बंदी बनाकर गंगा के किनारे गजनी के सुल्तान को दान कर दिया था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ थे। यानी कौन सा चौहान शासक था जिसने 700 चालुक्यों को बंदी बना लिया, गंगा के किनारे गजनी के सुल्तान को दान कर दिया? विग्रहराज चतुर्थ एक शक्तिशाली शासक थे। यद्यपि 700 चालुक्यों को दान करने की कथा विवादास्पद है, यह उनके चालुक्यों पर प्रभुत्व को दर्शाती है। यह आर्यसपरी 2015 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कहाँ तक फैला हुआ था? ये दिल्ली से बुंदेलखंड तक था। पृथ्वीराज चौहान का शासन कहाँ से कहाँ तक था? दिल्ली से बुंदेलखंड तक था मित्रों। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य दिल्ली तोमर शासकों को हराकर से लेकर बुंदेलखंड, महोबा, विजय तक फैला हुआ था, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग शामिल थे। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच संधि कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अंततः विफल रही? ये थे गोविंदराज। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के प्रथम युद्ध के बाद गोविंदराज ने मोहम्मद गौरी के साथ संधि कराने की कोशिश की थी, लेकिन गौरी ने छल नीति से काम लिया, जिसके कारण द्वितीय युद्ध हुआ। ये लेक्चरर 2023 में पूछा गया था मित्रों। किस चौहान शासक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चालुक्य राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर 1162 ईस्वी में शांति स्थापित की थी? तो ये थे सोमेश्वर। किस चौहान शासक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चालुक्य राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके 1162 ईस्वी तक शांति स्थापित की थी? तो सोमेश्वर थे। कौन थे? सोमेश्वर ने गुजरात के चालुक्य राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सोमेश्वर ने गुजरात के चालुक्यों के साथ और किससे विवाह किया था? सोमेश्वर ने ये गुजरात के चालुक्य थे उनकी राजकुमारी थी कर्पूरी देवी से विवाह किया था। ये आर्यसपरी 2021 में पूछा था। चौहान शासकों की वह शाखा जिसने 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से लोहा लिया, वह कहाँ से संबंधित थी? तो रणथंबोर। चौहानों की कौन सी शाखा थी जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था? तो रणथंबोर पर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण का सामना हमीर देव चौहान ने किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान में प्रथम आक्रमण भी था। ये भी बात याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम आक्रमण किस पर था? रणथंबोर पर। यहाँ कौन थे? हमीर देव चौहान, जो रणथंबोर की चौहान शाखा से संबंधित थे। यह शाखा पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज द्वारा स्थापित की गई थी। ये स्कूल लेक्चरर 2013 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? ये नाडोल थी। चौहानों की सबसे प्रारंभिक या प्राचीन शाखा कौन सी है? नाडोल है। चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा नाडोल थी, जिसकी स्थापना लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में की थी। तो चौहानों की नाडोल शाखा की स्थापना किसने की है? लक्ष्मण चौहान ने। यह शाखा शाकंभरी शाखा के बाद स्थापित हुई थी। आर्यसपरी 2017 में पूछा गया था। किस चौहान शासक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चालुक्य राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए अनहिल पाटन में कुछ समय व्यतीत किया था? तो सोमेश्वर। किस चौहान शासक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चालुक्य राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और अनहिल पाटन यानी गुजरात में कुछ समय व्यतीत किया? तो ये सोमेश्वर थे। सोमेश्वर ने अपना बचपन और युवावस्था चालुक्य राजाओं के संरक्षण में अनहिल पाटन में बिताई। वहीं उन्होंने कर्पूरी देवी से विवाह कर लिया था मित्रों। ये सेकंड ग्रेड 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो चालुक्यों के पास अपना जीवन व्यतीत करने वाला, युवावस्था व्यतीत करने वाला राजा कौन था? सोमेश्वर। इसने ही संबंध है वो चालुक्यों से अच्छे किए थे। किससे वैवाहिक संबंध स्थापित करके किससे विवाह किया था? ये कर्पूरी देवी से सोमेश्वर ने विवाह किया था। याद रह जाएगा ना। चौहान वंश की देवड़ा शाखा कहाँ से संबंधित है? सिरोही से। चौहान वंश की देवड़ा शाखा कहाँ से संबंधित है? सिरोही से। देवड़ा शाखा चौहान वंश की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसका शासन सिरोही राजस्थान क्षेत्र में था।
ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था मित्रों। देवड़ा शाखा कहाँ की? सिरोही की। जौहर की घटना किस चौहान शासक से संबंधित है? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के शासनकाल में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान उनकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में जल जौहर हुआ था। ये भी याद रखना कि जौहर भी अग्नि जौहर अलग होता है और जल जौहर अलग होता है। तो जो रणथंभौर में हुआ हमीरदेव चौहान की रानियों ने किया वो क्या था? जल जौहर था। कब हुआ? 1301 में। और रानी का नाम क्या है? रंग देवी। ये भी पूछा जाता है, स्कूल लेक्चर 2020-22 में पूछा गया था मित्रों। किस शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? तो हर्षनाथ शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। हर्षनाथ शिलालेख चौहानों को सूर्यवंशी बताता है, जबकि बिजोलिया शिलालेख उन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है, जबकि हर्षनाथ शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज चौहान के काल में कनौज के साथ शत्रुता का मुख्य कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा और संयोगिता का अपहरण। यानी पृथ्वीराज चौहान के काल में कनौज के साथ शत्रुता, पृथ्वीराज चौहान के टाइम में क्या हो गया? कनौज के साथ शत्रुता हो गई। जो जयचंद गढ़वाल था ना कनौज का, उसके साथ शत्रुता हो गई। साम्राज्य विस्तार की प्रतिस्पर्धा और संयोगिता अपहरण दो कारण थे। पृथ्वीराज और जयचंद के बीच शत्रुता का मुख्य कारण कनौज पर पृथ्वीराज का बढ़ता प्रभाव और जयचंद की पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज द्वारा अपहरण। ये जूनियर अकाउंटेंट 2015 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। पृथ्वीराज चौहान के समय प्रबंध कोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी राजशेखर ने। प्रबंध कोश पृथ्वीराज चौहान के समय की है प्रबंध कोश। राइटर कौन है? राजशेखर। राजशेखर की क्या है? प्रबंध कोश। राजशेखर नामक विद्वान ने प्रबंध कोश की रचना की थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान सहित कई राजाओं के जीवन का वर्णन है। अजमेर का तारागढ़ किला, जिसे अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं, मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? तो अजमेर का तारागढ़ किला, बूंदी में भी तारागढ़ किला है, अजमेर में भी तारागढ़ किला है। तो अजमेर में जो तारागढ़ किला है वो किसने बनवाया था? ये बनाया था अजय राज ने। किसने? अजय राज ने बनाया था मित्रों। तारागढ़ किला मूल रूप से चौहान शासक अजय राज ने 1113 ईस्वी में बनवाया था, जिसे अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। इसका नाम बाद में मेवाड़ के राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका तारागढ़ कर दिया। चौहानों का वह शासक जिसने दलपंगुल की उपाधि धारण की थी, जो अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट माना जाता है, तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय। दलपंगुल की उपाधि धारण करने वाला कौन है? पृथ्वीराज तृतीय है। इसका मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। पृथ्वीराज तृतीय को ही दलपंगुल विश्व विजेता और उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, क्योंकि उनके बाद में ही भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी थी। आरएस परी 2016 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। किस चौहान शासक ने 1134 ईस्वी में जैन आचार्य जीनदत्त सूरी के सम्मान में उपाधि धारण की थी? अर्णोराज। किस चौहान शासक ने 1134 ईस्वी में जैन आचार्य जीनदत्त सूरी के सम्मान में उपाधि धारण की थी? तो अर्णोराज थे ये, जीनदत्त सूरी के सम्मान में। अर्णोराज जैन आचार्य जीनदत्त सूरी के सम्मान में क्या योगिनीपुरम दिल्ली में एक बौद्ध स्तूप का निर्माण भी करवाया था? योगिनीपुरम कहाँ पर है? दिल्ली में एक बौद्ध स्तूप का निर्माण भी करवाया था। किसने? अर्णोराज ने। और जैन मुनि थे जीनदत्त सूरी, उनके सम्मान में उपाधि भी धारण की थी 1134 में। सॉरी मित्रों। बीसलदेव रासो के लेखक कौन थे, जो विग्रहराज चतुर्थ के समय महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं? तो ये थे नरपति नालह। बीसलदेव रासो के लेखक कौन है? नरपति नालह है। नरपति नालह द्वारा रचित बीसलदेव रासो में विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें विसलदेव भी कहा जाता है, उनकी रानी राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। ये सेकंड ग्रेड 2017 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। किस चौहान शासक ने चालुक्य राजकुमारी कर्पूरी देवी से विवाह किया था? तो सोमेश्वर ने। किस चौहान शासक ने चालुक्य राजकुमारी क्या थी? कर्पूरी देवी से विवाह किया था? तो सोमेश्वर थे। सोमेश्वर ने गुजरात के चालुक्य राजकुमार कुमारपाल की बहन कर्पूरी देवी से विवाह किया था, जो बाद में पृथ्वीराज तृतीय की श्रृंखशिका भी बनी थी। किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि मिली थी, जिसे गुर्जर प्रतिहार शासकों का सामंत माना जाता था? तो यह गुवक प्रथम था। यानी गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्र होने वाला प्रथम शासक गुवक प्रथम ही था, जिसे महाराजा की उपाधि भी मिली थी। गुवक प्रथम वह शासक था
जिसने प्रतिहारों से आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त कर महाराजा की उपाधि धारण की थी। ये स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा था। तराइन का प्रथम युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ क्या गलती की थी? गौरी का पीछा न करना और उसे संधि का अवसर देना, ये पृथ्वीराज की भूल थी मित्रों। तराइन के प्रथम युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज ने गौरी का पीछा नहीं किया, उसे वापस गजनी लौटने दिया, जिससे गौरी को 1 वर्ष बाद पूरी तैयारी के साथ वापस आने का मौका मिल गया। चौहानों की हड़ौती शाखा कोटा बूंदी को क्या कहते हैं? कोटा बूंदी को हड़ौती। तो हड़ौती शाखा के संस्थापक कौन थे? देवा सिंह हड़ा थे। हड़ौती शाखा के कोटा बूंदी के संस्थापक कौन थे? चौहानों की हड़ौती शाखा देवा सिंह हड़ा। चौहानों की हड़ौती बूंदी शाखा की स्थापना देवा सिंह हड़ा ने 1241 ईस्वी में की थी। अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? शाकंभरी के चौहान। अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? शाकंभरी के चौहान। मित्रों, अजमेर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी सांबर के कारण शाकंभरी के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। यह स्कूल लेक्चरर 2023 में पूछा गया था। किस चौहान शासक के बारे में कहा जाता है कि उनके शासनकाल में जैन धर्म को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, जैन विद्वानों का बहुत सम्मान हुआ? तो ये अजयराज थे। यानी चौहानों में कौन सा शासक था जो जैन धर्म को क्या किया? प्रोत्साहन दिया। तो वो कौन थे? अजयराज थे। अजयराज ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जैन विद्वानों का सम्मान किया। उन्होंने ही पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दान दिया था, अजयराज ने ही। ये सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया था। मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल के बीच चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल के बीच चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। चंदावर 6 से 4, चंदावर 94 में। तो पृथ्वीराज की हार के बाद 2 वर्ष बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद गढ़वाल को हराकर कनौज पर अधिकार कर लिया था। किसने? पृथ्वीराज ने। अब है चौहानों की किस शाखा का संबंध जालोर के सोनगरा चौहानों से है? तो ये है नाडोल। चौहानों की कौन सी शाखा है जिसका संबंध जालोर के सोनगरा चौहान? जो जालोर के चौहान होते थे उनको क्या कहते थे? सोनगरा। तो नाडोल है। ये कौन सी है? नाडोल। जालोर के सोनगरा चौहानों की स्थापना कीर्तिपाल ने की थी। तो जालोर के जो सोनगरा शाखा है उसकी स्थापना किसने की है? कीर्तिपाल ने की थी, जो नाडोल की चौहान शाखा से संबंधित थे। जो नाडोल की चौहान शाखा से संबंधित थे। जो जालोर के चौहानों की नाडोल शाखा से संबंधित थे। ये स्कूल लेक्चरर 2017 में प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों, आगे यदि हम जारी रखेंगे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके कम से कम 200 क्वेश्चंस है। इनके लिए हमारे को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये मैटर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। कोई सुझाव हो तो कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।